हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि समाजशास्त्र क्या है, समाज क्या है, व्यक्ति और समाज का आपस में रिलेशन कैसा है, किस तरीके से वो अंतः संबंधित हैं। तो इससे संबंधित जितने भी सिद्धांत थे, जितने भी परिभाषाएं थी, उन सभी के बारे में हमने डिटेल में स्टडी करी। उनको टेलीग्राम पे डिस्कशन भी किया हमने क्विज मोड में, और आपके जो डाउट्स थे वो हमने सॉल्व किए। तो आज के इस लेक्चर में उसी को कंटिन्यू करते हुए अब से हम स्टार्ट करेंगे हमारा शास्त्रीय समाजशास्त्रीय विचारक। तो इसमें सबसे पहले जिस थिंकर की बात हम करेंगे वो है ऑगस्ट कॉम्ट, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। इनको बोला जाता है फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही अपनी पुस्तक सोशल फिजिक्स, उसका नाम रखा था सोशियोलॉजी। कब रखा था? 1838 में इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम रखा था सोशियोलॉजी। तो इनका जन्म और कुछ इनका जीवन परिचय वगैरह कुछ देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1798 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1857 में। ठीक है। और इनका जन्म हुआ था फ्रांस में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने नामांकन किया, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो अब हम देखते हैं इनकी कुछ प्रमुख कृतियां। तो इनकी जो पहली पुस्तक थी पॉजिटिव फिलॉसफी, ये आई थी 6 पार्ट में, 1830 से 1842 के बीच में आई थी ये। एंड ये पॉजिटिव पॉलिटी सेकेंड बुक है। थर्ड बुक है एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। इस पुस्तक का दुर्खीम ने भी इसी नाम से एक बुक लिखी है, तो मोस्टली दुर्खीम की पूछी जाती है, इनका इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। कैचिज्म ऑफ पॉजिटिव रिलीजन, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। तो ये इनकी 4 पुस्तकें हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इनकी थियरीज के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो सबसे सुप्रसिद्ध थियरी है, सुप्रसिद्ध सिद्धांत है, वो है प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद क्या होता है इसको समझते हैं। तो प्रत्यक्षवाद का जो इनको प्रत्यक्षवाद का जनक भी बोला जाता है। प्रत्यक्षवाद का अर्थ होता है वही सत्य है जो कुछ हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। मतलब वो सारी चीज़ें सत्य हैं जिनको हम सामने से देख सकते हैं और जिनका हम अध्ययन, अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण, प्रयोग के द्वारा कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो प्रत्यक्षवादी थे ये समाजशास्त्र को एक प्राकृतिक विज्ञान बनाना चाहते थे, एक ऐसा साइंस जो कि प्राकृतिक विज्ञान की विधियों का प्रयोग करते हुए स्टडी करे। ये पूर्णतः समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाना चाहते थे। तो इन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्राकृतिक विज्ञान में जो कि भौतिक, खगोल शास्त्र, रसायन वगैरह होती हैं, इनमें अध्ययन किया जाता है, उसी तरीके से समाजशास्त्र में भी स्टडी की जा सकती है। मतलब कि जैसे प्राकृतिक विज्ञान की विधियां होती हैं, उनमें निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग ये सब कुछ किया जाता है, वैसे ही समाजशास्त्र में भी ये सब कुछ संभव है। निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग के द्वारा पूर्णतः अध्ययन किया जा सकता है। तो यही चीज इन्होंने कही कि प्रत्यक्षवाद का मतलब हुआ, प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ कि जो चीज हम सामने से देख सके। तो प्रत्यक्षवादी उसी बात को सत्य मानते हैं जो हम सामने से देख सकें, मीन्स जिसका हम अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण कर सकें। तो इन्होंने माना कि सामाजिक घटनाओं को भी हम वस्तुओं की भांति अध्ययन कर सकते हैं। ये सामाजिक घटनाएं जो हैं इनको हम एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं। इनमें हम कार्य कारण परीक्षण कर सकते हैं और इसके द्वारा हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इनका पूर्णतः वैज्ञानिक विधि से अवलोकन कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, इन शॉर्ट ये है प्रत्यक्षवाद। ठीक है। प्रत्यक्षवाद में इन्होंने बताया कि 4 विधियां होंगी जिनके द्वारा हम अध्ययन करेंगे। तो कौन कौन सी विधियां होंगी जिनके द्वारा हम अध्ययन कर सकते हैं प्रत्यक्षवाद में? तो पहला इन्होंने बताया अवलोकन। अवलोकन विधि के द्वारा हम स्टडी कर सकते हैं, बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल वैज्ञानिक विधि से। तो इसमें क्या होता है, अवलोकन विधि में क्या होता है कि हम चीज़ों को एज ए ऑब्जेक्ट देखते हैं, कि उसको हम जानते नहीं है, वो हमारे लिए एज ए ऑब्जेक्ट है। तो एज ए ऑब्जेक्ट हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कार्य कारण इनमें क्या संबंध है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट अवलोकन विधि का प्रयोग करते हैं प्रत्यक्षवाद में। दूसरा है प्रायोगिक विधि। ठीक है, कि हम प्रयोग करते हैं, कार्य कारण परीक्षण करने का प्रयास करते हैं और हम
प्रयोग करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और जो समाज में घटनाएं हो रही हैं उनके क्या कारण हैं और वो किस तरीके से संबंधित हैं, उनके पीछे के क्या क्या नियम हैं, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं प्रायोगिक विधि में। ठीक है, तो एज ए प्रयोग। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि सपोज कि हमने दो समूहों को चुन लिया और एक में हमने कुछ चेंजेस करे, एक में नहीं चेंजेस करे, और जिसमें चेंजेस करे हम उसको भी स्टडी कर रहे हैं, जिसमें नहीं चेंजेस करे हम उसको भी स्टडी कर रहे हैं, और फिर हम निष्कर्ष पे निकलेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या क्या इसका रिजल्ट हो सकता है। थर्ड मेथड तुलनात्मक विधि, जो कॉम्प्टन ने बताया, तीसरा विधि बताई तुलनात्मक विधि, कि हम कंपेयर करेंगे। अब तुलनात्मक विधि के द्वारा हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि दो समाज है उनमें इतना असमानता क्यों है, एक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया, एक वहीं पे रह गया, बहुत पिछड़ गया। तो यदि दो समाज हैं तो उनमें इतना डिफरेंस क्यों है, इतनी असमानता क्यों है, तो ये जानने की कोशिश करते हैं हम तुलनात्मक विधि में। ठीक है, अगली है ऐतिहासिक विधि। ऐतिहासिक विधि में क्या होता है, इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं कि भूतकाल की घटनाओं को वर्तमान में उसका कैसे, उनसे हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, प्लस समाज के बारे में भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि कोई समाज पहले इतना पिछड़ा था अभी आगे कैसे हो गया, या फिर पहले ऐसे था तो अभी ऐसे कैसे हो गया। तो इन सभी के बारे में जो भूतकालीन चीज़ें हैं उनके बारे में हम ऐतिहासिक विधि से अध्ययन करते हैं। तो 4 विधियां प्रत्यक्षवाद में प्रयोग की जाती हैं, अवलोकन विधि, प्रायोगिक विधि, तुलनात्मक विधि और ऐतिहासिक विधि। और ये बताया किसने, ऑगस्ट कॉम्ट ने। तो इन्होंने प्रत्यक्षवाद का जन्म दिया। इनकी कौन सी पुस्तक थी जिसमें इन्होंने प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया, तो वो थी पॉजिटिव फिलॉसफी। पॉजिटिव फिलॉसफी में इन्होंने प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया और ये समाजशास्त्र को बिल्कुल साइंस बनाना चाहते थे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इन्होंने प्रत्यक्षवाद का इनको जन्मदाता बोला जाता है, लेकिन इनके बारे में ये कथन है कि प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी था। जेएस मिल जो थे इनके बहुत बड़े समर्थक थे, तो पहले वो इनका समर्थन करते थे, बाद में इन्होंने जब मानवतावादी धर्म दिया अपना पॉजिटिव पॉलिटी में, तो वो इनके अगेंस्ट हो गए। इन्होंने कहा कि जेएस मिल ने कि प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी था। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने जब दूसरा अपना सिद्धांत दे दिया तो वहां पे साइंस जैसी कोई बात नहीं रह गई, वैज्ञानिकता जैसी कोई बात नहीं रह गई। मानवतावादी धर्म माने कि फिर आप साइंस से हट गए, तो जहां भी साइंस से आप हट गए वहां पे आप प्रत्यक्षवाद से हट गए। तो प्रत्यक्षवाद में तर्क के आधार पे हम चीजों को करते हैं, लॉजिक के आधार पे चीजों का अध्ययन करते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये फिर प्रत्यक्षवादी नहीं रहा। तो इन्होंने प्रत्यक्षवाद का जन्म तो इनको फाउंडर तो बोला जाता है अगस्त कॉम्ट को, लेकिन इन्होंने उसको सही तरीके से प्रयोग नहीं किया। सही तरीके से प्रयोग किया था इनके ही शिष्य दुर्खीम ने। नेक्स्ट इनकी जो प्रसिद्ध थियरी है वो है विज्ञानों का संस्तरण। इन्होंने समाजशास्त्र को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए, उसकी विषय वस्तु निर्धारित करने के लिए, इन सभी के लिए विज्ञानों का संस्तरण दिया कि जितने भी अभी तक के साइंस हैं उनको एक सीक्वेंस में रख दिया। ठीक है, तो किस तरीके से सीक्वेंस में रखा, तो इन्होंने सामान्य से जटिल की तरफ रखा कि सबसे पहले सबसे सामान्य विज्ञान रहेगा, उसके बाद सबसे जटिल विज्ञान। जो सबसे सामान्य विज्ञान होगा, जो प्रारंभ में होगा, ये बिल्कुल मूलभूत विज्ञान होगा, और जो सबसे लास्ट में होगा वो सबसे जटिल होगा और वो इधर वाले सभी विज्ञानों पे निर्भर होगा। मतलब यहाँ पे तो इसका जितना भी थियरीज थी वो खुद की थी, फिर इधर जितने भी साइंस आए उन्होंने इनसे उधार लिया, इन्होंने इनसे उधार लिया। तो लास्ट में जो साइंस होगा वो लगभग सभी से कुछ ना कुछ चीजें ग्रहण करेगा, और इसके सिद्धांत बहुत ज्यादा सार्वभौमिक होंगे, जो सबसे प्रारंभ में होगा, और इसके सिद्धांत बहुत ज्यादा जटिल होंगे। तो प्रारंभ में किसको रखा इन्होंने, गणित। सबसे पहले इन्होंने कहा कि गणित। अब गणित के सिद्धांत ऐसे हैं जो कि सभी जगह पे सेम रहते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ यहाँ पे कि 2 और 2 4 होते हैं, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ 2 और 2 4 ही होंगे। ठीक है, तो गणित के जो सिद्धांत हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, बहुत ही सामान्य होते हैं। तो गणित सबसे सामान्य विज्ञान है, और इधर फिर क्या होता है, जटिल हो जाता है, और ये है सबसे एक तरीके से कह सकते हो सरल, और इधर आ जाएगा
विशिष्ट एक तरीके से जो चीजें पर्टिकुलरली चीजों का अध्ययन करते हैं। तो गणित सबसे पहले, देन फिर खगोल शास्त्र, फिर भौतिक शास्त्र, उसके बाद रसायन, उसके बाद जीव, और उसके बाद फिर अपना आता है समाजशास्त्र। तो चूंकि समाजशास्त्र सबसे अंत में है तो ये सबसे जटिल विज्ञान है। अब ये पहले के सभी विज्ञानों से कुछ चीजें उधार में लेता है, कुछ कुछ चीजें इन सभी की इसमें समाहित है, और ये सबसे मूलभूत विज्ञान है, सबसे कॉमन साइंस है, ठीक है, गणित। अब कई बार एग्जाम में खगोल शास्त्र नहीं देता है, डायरेक्ट पूछ लेता है साइंस, भौतिकी, रसायन, जीव, समाज, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें से कोई भी एक ऑप्शन हटा देता है तो भी सीक्वेंस वही रहेगा, अगर सारे देता है तो भी सीक्वेंस वही रहेगा। कई बार एग्जाम में ये सीक्वेंस लगाने को आ जाता है। तो सबसे पहले गणित, फिर खगोल शास्त्र, फिर भौतिक शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र, उसके बाद जीव विज्ञान, उसके बाद समाजशास्त्र, ठीक है। तो सबसे लास्ट में समाजशास्त्र। जो तीसरा इनका प्रमुख सिद्धांत है वो है प्रगति का त्रिस्तरीय नियम। इन्होंने मनुष्य की प्रगति को मापने के लिए त्रिस्तरीय नियमों में बांध दिया सारी चीजों को। जो मनुष्य का जो समाज है, जो उसकी प्रगति है, उसको 3 स्तरों में डिवाइड किया कि किस तरीके से समाज की प्रगति हुई है, मनुष्य की थिंकिंग डेवलप हुई है। कौन कौन से 3 स्तर? पहला स्तर इन्होंने बताया धार्मिक, दूसरा बताया तात्विक, और तीसरा बता दिया प्रत्यक्षवादी। पहला जो स्तर था धार्मिक, धार्मिक में क्या होता था कि व्यक्ति मानता था कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें ईश्वर का हाथ है, सब कुछ ईश्वरीय कृपा से हो रहा है। तो जितनी भी घटनाएं होती थी, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, सब में ईश्वर की कृपा मानी जाती थी। माना था कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है वो ही सारी चीजों को संचालित कर रहा है। तो हर चीज में ईश्वर का प्रतिनिधित्व तो देखा जाता था। धार्मिक अवस्था में कुछ भी हो गया तो बोल देते थे भगवान जी ने कर दिया। सेकेंड अवस्था आई जब व्यक्ति की थोड़ा सा सोच और ज्यादा डेवलप हुई, तो तात्विक अवस्था। तो उस टाइम पे उसने क्या किया कि सारी चीजों में प्रकृति को देखना शुरू किया कि ईश्वर है तो, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रकृति के रूप में है, ठीक है। तो फिर पेड़ पौधों की पूजा करना, ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। थर्ड, जब व्यक्ति की सोच बहुत ज्यादा वैज्ञानिक हो गई तब तीसरी अवस्था आई प्रत्यक्षवादी। प्रत्यक्षवाद में व्यक्ति की सोच तार्किक हो गई, व्यक्ति कार्य कारण के आधार पर चीजों को समझने लगा कि अगर कोई घटना हो रही है तो उसका कारण क्या है, तभी हम समझेंगे कि ये घटना क्यों हुई। तो वैज्ञानिक रूप से तर्क के आधार पर चीजों को समझा जाने लगा। कुछ भी होता तो उसमें वैज्ञानिक आधार पर सारी चीजों को समझना ही प्रत्यक्षवादी स्तर में होने लगा। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बहुदेववाद पहले था, फिर आया प्रकृतिवाद, और उसके बाद आया प्रत्यक्षवाद, ठीक है। तो यहाँ पे धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी, ये प्रगति का त्रिस्तरीय नियम दिया कॉम्ट ने। अगला जो प्रसिद्ध है इनका वो है समाज के पुनर्निर्माण की योजना। ये चाहते थे, जब इन्होंने समाजशास्त्र की नींव डाली तो ये चाहते ही थे कि कोई एक ऐसा विज्ञान हो जो समाज में व्यवस्था और प्रगति को बनाए रखे, व्यवस्था और प्रगति को कायम रख सके। तो इन्होंने समाजशास्त्र की नींव डाली और कहा कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान होगा जो कि व्यवस्था और प्रगति के नियमों की खोज करेगा। उन नियमों के आधार पर, जो व्यवस्था और प्रगति के नियम होंगे जिनकी खोज करेगा समाजशास्त्र, उन नियमों के आधार पर एक नवीन समाज बनेगा, एक नवीन सामाजिक संरचना होगी जिसमें सब कुछ सही होगा, संस्तरण वगैरह सब कुछ, ये सारी चीजें, वर्ग संघर्ष से सब कुछ नहीं होगा, अराजकता नहीं होगी, और कुछ भी मतलब बुरा नहीं होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। तो एक नवीन समाज के पुनर्निर्माण की योजना इन्होंने प्रस्तुत करी और कहा कि ये जो नवीन समाज है ये आधारित होगा व्यवस्था एवं प्रगति के नियमों पर, ठीक है। व्यवस्था का मतलब यहाँ पे जो स्थिर व्यवस्था, जो संरचना है उससे रिलेटेड हो गया, और प्रगति का मतलब हो गया परिवर्तन से रिलेटेड जो चीजें हैं। तो व्यवस्था और प्रगति के नियमों पर आधारित होगा जो नवीन समाज होगा। तो नवीन समाज के पुनर्निर्माण की योजना इन्होंने प्रस्तुत करी ताकि समाज में जो अराजकता है, अव्यवस्था है, उसको खत्म किया जा सके। अगला इन्होंने बताया मानवतावादी
धर्म। अब ये जो पुस्तक है इनकी पॉजिटिव पॉलिटी, जिसके आधार पर इनकी आलोचना हुई बहुत ज्यादा, कि पहले इन्होंने कहा कि जो कुछ वैज्ञानिक है वही सत्य है, जो कुछ हम तर्क के आधार पर देख सकते हैं वही सत्य है। लेकिन फिर इन्होंने कह दिया मानवतावादी धर्म की संपूर्ण विश्व में एक मानवतावादी धर्म की स्थापना होनी चाहिए, विश्व शांति की स्थापना होनी चाहिए, इन सभी बातों के बारे में इन्होंने कहा। प्लस जो ये पुस्तक है इनकी पॉजिटिव पॉलिटी, इसमें इन्होंने स्त्रियों के जो न्यायोचित गुण हैं, जो स्त्रियों के अच्छी क्वालिटीज हैं, उनके बारे में बहुत अधिक प्रशंसा कर दी। तो इस पर इनकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई। इनको बोल दिया गया कि इन्होंने अपने प्रत्यक्षवाद का गला घोट दिया यहाँ पे, क्योंकि जो वैज्ञानिक है वो मानवतावादी धर्म या इन सभी बातों में बिलीव नहीं करेगा, वो सिर्फ तर्क के आधार पर ही चीजों को करेगा, उसके अंदर कोई भी फीलिंग्स वगैरह नहीं होंगी। अब यहाँ पे क्या हो गया, आप मानवतावादी धर्म की बात कर रहे हो तो आपके अंदर फीलिंग्स आ गई, और फीलिंग्स आ गई तो आप वैज्ञानिक रूप से स्टडी कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे इनकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई। फिर इन्होंने माना कि जो परिवार है ये समाज की इकाई है या फिर कोशिका है, मतलब कि परिवार को सबसे छोटी इकाई माना समाज की कॉम्ट ने, और इन्होंने कहा कि ये समाज की कोशिका है और इसी के आधार पर संपूर्ण सामाजिक संरचना बनती है। तो सबसे छोटी इकाई इसको मान लिया, इसको कोशिका मान लिया। फिर ये समाजशास्त्र को मास्टर साइंस बनाना चाहते थे, सभी विज्ञानों की महारानी, सभी विज्ञानों की साम्राज्ञी इसको बनाना चाहते थे मास्टर साइंस समाजशास्त्र को, कि एक ऐसा विज्ञान हो जो सभी विज्ञानों के सिद्धांतों को समाहित करता हुआ एक कॉमन साइंस के रूप में, कि सभी विज्ञानों के सिद्धांतों को समाहित कर रहा है प्लस सभी के दृष्टिकोणों से वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हुए। तो ये एक मास्टर साइंस के रूप में कार्य करेगा समाजशास्त्र, ये इनका स्वप्न था। तो ये थे इनके कुछ प्रमुख सिद्धांत। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के थिंकर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।